अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं मायदा आतिफ और आज के स्पेशल शो में मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल फिल्म की कास्ट एंड क्रू। ये लोग वो हैं जो कि ट्रेंड सेटर्स हैं, जो कि नए फिल्म मेकर्स को एक नई पेस दे रहे हैं, जो कि उस तरह के टॉपिक्स को स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटिपिकल हैं। इस तरह के टॉपिक्स जो कि सोसाइटी का एक बहुत इंटेग्रल पार्ट तो हैं, पर लोग इसके बारे में बात करते हुए बहुत ज्यादा कतराते हैं। तो आइए चलते हैं सिग्नल की कास्ट एंड क्रू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि FMMC का जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2022, योर फिल्म वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू। और उसके बाद अगर आप एक दफा हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर दें कि आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, व्हाट यू गाइज वर परफॉर्मिंग एज इन द मूवी, तो दैट वुड बी ग्रेट। स्टार्टिंग फ्रॉम यू फाबिया। Actually, I was the director of the film Signal and मुहद्दिस। मैं सिग्नल का असिस्टेंट डायरेक्टर था और साथ साथ मैं उसमें एक कैरेक्टर भी प्ले कर रहा था एंड ओवरऑल द आर्ट डायरेक्शन। मैंने इस फिल्म में एज अ लीड कैरेक्टर प्ले किया है और मैंने एज अ राइटर भी इसमें किया है काम। सबसे पहले अगर बात की जाए पर्सपेक्टिव की, तो पर्सपेक्टिव एंड द एग्जीक्यूशन इज ऑल अबाउट डायरेक्टर। डायरेक्टर ही जो है ना वो एक चीज को आगे लेके चलता है। तो इन योर पर्सपेक्टिव अगर आप थोड़ा सा ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकें व्हाट दिस फिल्म वाज अबाउट। Sure. Actually, this film was totally about a social issue, and it was in support of the transgenders. Not only for the transgenders. ऐसा फील होता है कि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए फिल्म, लेकिन इसके पीछे हमने 5 डिफरेंट स्टोरीज थी जिनको हाईलाइट किया था। और वो स्टोरीज अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो स्टोरीज एक्चुअली हम रोज देखते हैं, रोज उनको फील करते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, बट वी डोंट हाईलाइट देम। तो पहला मकसद इस फिल्म को बनाने का मेरा ये था, जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया तो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पॉइंट मेरे लिए, क्योंकि मेरे कैरियर का बिल्कुल स्टार्ट है, तो मैं इतना रिस्की टॉपिक कैसे लेके चलूं। मुझे काफी नोज भी मिले कि रहने दो इस फिल्म को, बट मैंने जब खुद ऑब्जर्व किया उस चीज को तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर एज अ फिल्म मेकर आई विल नॉट सपोर्ट दिस थिंग कि जो चीज हो रही है उसको हम हाईलाइट करवाएं, तो फिर और कौन करेगा। तो दिस वाज द मेजर थिंग। एंड अदर देन दैट इफ आई सी द डेफिनेशन ऑफ फिल्म, तो उसमें सिर्फ आप कहते हो कि एक मोशन पिक्चर दैट कैरीज अलोंग अ स्टोरी, ठीक है, लेकिन व्हाट आई बिलीव दैट दिस फिल्म वाज कैरिंग अ स्टोरी, बेसिकली स्टोरीज, ठीक है, एंड साथ ही आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रही थी, आपको इसमें रोमांस भी मिल रहा था, आपको एक पूरा पैकेज एक फिल्म में मिल रहा था, एंड मोस्ट ऑफ ऑल अ मॉरल कि हमें बेसिकली क्या करना चाहिए और हो क्या रहा है वो चीज बताना ऑडियंस को। दैट वाज द थिंग। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा फर्ज है एज अ फिल्म मेकर कि मैं इस टॉपिक को प्रॉपर्ली डायरेक्ट करूं और ऑडियंस तक पहुंचाऊं। That is actually a very wonderful approach towards cinema and the new wave that is coming, especially जो filmmakers नए आना चाह रहे हैं and they want to do something new, so that is actually a very good approach. अच्छा, अब अगर बात की जाए राइटिंग की, तो आपने मतलब एज अ राइटर आपने किस चीज पे ज्यादा फोकस किया while writing this story and highlighting? सबसे पहले मेरा ये मानना है एज अ राइटर कि बीइंग एन आर्टिस्ट आपका काम सिर्फ सवाल उठाना है सोसाइटी के लिए। हम लोग कोई सोशल वर्किंग का काम नहीं करते। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को एज अ आर्टिस्ट ही रहना चाहिए। हमारा काम है सोसाइटी में सवाल उठाएं, उनके जवाब देना हमारा काम नहीं है। एज अ राइटर मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मैंने एक ऐसी कहानी बतानी है ऑडियंस को कि जिससे सब रिलेट कर पाएं। जैसे अभी फाबिहा ने कहा कि दिखने में वो लग रहा है कि शायद किसी एक की कहानी है वो, लेकिन दर हकीकत वो हम सब की कहानी है। अगर हम लोग किसी एक शख्स के इमोशंस की बात करें तो हम लोग खुश भी होते हैं, हम लोग उदास भी होते हैं, गुस्से में भी आते हैं, तो हम ये सारे इमोशंस हैं जो ह्यूमन में हैं। तो मैंने एज अ राइटर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर लिखना चाहा। अब उसमें कौन सा जेंडर है, उसमें कोई भी है, वो सबसे पहले वो बेसिक इंसान है। मैंने उस सोशल इशू को उठाया है, हालांकि मैं उसको सोशल इशू नहीं मानता। मैं ये समझता हूँ कि इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब अगर वो इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है, अगर हम एज अ सोसाइटी उसको मानते हैं कि वो इशू है, तो मैंने उसी को हाईलाइट करने की कोशिश की है। और मैंने ये बताना चाहा है कि एक इंसान अगर कोई है तो वो सिर्फ मजाक के लिए नहीं। अगर हम लोग ट्रांसजेंडर्स की बात करें, जिस फिल्म में मेन कैरेक्टर था एक ट्रांसजेंडर का, तो अगर हम लोग अपने थिएटर की बात करें, अपने ड्रामाज की बात करें, तो उसमें अगर बहुत सीरियस थिएटर प्ले चल रहा है तो हम लोगों ने अगर कोई मजाक का एलिमेंट डालना है, कुछ जुगतबाजी करनी है उसमें, तो हम कहते हैं चलो कोई किसी ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर डाल देते हैं तो उसमें एज अ फन क्रिएट हो जाएगा। और ऑडियंस को उसके ऊपर मसला नहीं होता अनटिल हम लोग ट्रांसजेंडर्स का मजाक उड़ाएं
उनको सिर्फ और सिर्फ उनके तमस्कुर के लिए उनको इस्तेमाल करें, तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं एज ऑडियंस उसको देखने। इवन हमारे थिएटर प्लेस में अगर एक सेम जेंडर का हम लोग उसका रोमांस भी दिखा देते हैं तब हमें मसला नहीं, क्योंकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और वो फन में चीज जाती है। उसी चीज को जब हम लोग एक सीरियस एलिमेंट के ऊपर लेके आते हैं और हम कहते हैं जेंडर सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए नहीं है, तो हम उसको हजम नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो मैंने सिर्फ इस फिल्म में मेरा एक मकसद ये था कि मैं दिखाऊं कि सिर्फ और सिर्फ ये मजाक के लिए नहीं है, इट्स अ सीरियस मैटर। तो एज अ राइटर मैंने आई गेस यही करना चाहा और आई गेस कि मैं इसमें कामयाब हुआ कि हमारे जजेस ने उसको समझा और ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया उस एक टॉपिक को। एक्सेप्टेंस इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग पार्ट जो कि हमारी सोसाइटी में आसानी से नहीं मिलती। मूविंग फॉरवर्ड टू द आर्ट डायरेक्शन, जैसे आर्ट डायरेक्शन एक इस तरह की टर्म है जो कि जो कॉमन लोग होते हैं दे आर नॉट वेरी फेमिलियर विद इट। उनको बस यही पता होता है कि जी फिल्म बनाता है, उसमें डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, राइटर होता है, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बारे में भी उनके अलग नोशंस होते हैं कि कोई सिर्फ पैसा लगाता है तो कोई सिर्फ ये करता है, हालांकि एक बंदा बहुत डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा होता है हर मूवी में, जो भी उसके पीछे बैक एंड पे होता है। आर्ट डायरेक्शन आप क्या समझते हैं? आपने आर्ट डायरेक्शन की इस मूवी में, तो आप बताएं कि किस तरह से मतलब आप इस मूवी की थीम को लेके चले और कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को हाईलाइट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात स्टार्ट करें करेक्टराइजेशन से, किसी भी स्टोरी के अंदर करेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इट्स अ बैकबोन ऑफ द स्टोरी। तो इसमें अगर फर्स्टली बात करूं जो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर था उसको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करने, क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को पोर्ट्रे करते हैं बहुत ह्यूमिलेटिंग वे के साथ, तो इसमें उसके अंदर वो क्लासिकनेस, वो आर्टिस्टिकनेस, वो सारी चीजें प्रोवाइड करना, स्क्रीन के ऊपर एक ऑरा क्रिएट करना कि जब ऑडियंस देखे और उसको वो देखे और वो कहे कि हाँ दिस इज द प्योर पार्ट ऑफ द फिल्म, के जो एक क्लासिक नेस के साथ आई है, आर्टिस्टिकनेस के साथ आई है। उसमें माही की जितनी भी करेक्टराइजेशन थी, डिफरेंट करेक्टर की करेक्टराइजेशन थी, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका मेकअप, उनकी ज्वेलरी, और इसके अलावा जो हम सेट डिजाइन करते हैं जैसे कि उसमें हमारे ट्रांसजेंडर का रूम था, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा अपने आप को रिलेट करते हैं खूबसूरती के साथ, उन खूबसूरत खवातीन के साथ, क्योंकि इन द सेंस ये मुकम्मल नहीं है लेकिन वो अपने आप को एक मुकम्मल औरत की तरह पोर्ट्रे करते हैं। तो बेसिकली एक पॉवर्टी का एलिमेंट भी दिखाया है, भूख का एलिमेंट भी दिखाया है, लेकिन ओवरऑल जो उसमें सेट डिजाइनिंग थी, जो आर्ट डायरेक्शन थी, तो वो बहुत एक कह लें कि अहम किरदार प्ले करती है इस तरह से कि फिल्म की जो वाइब है वो थ्रू आर्ट डायरेक्शन बनती है, क्योंकि आप जो भी विजुअलाइज करते हो फिर उसको आपको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना पड़ता है आर्ट के थ्रू, सिनेमैटिक्स के थ्रू। और तो इसमें जितना भी उसका रूम था, उसकी लुक थी, उसको इस वे में क्रिएट किया गया था कि वो ऑडियंस के ऊपर एक ऑरा क्रिएट करे, कि ऑडियंस के माइंड के अंदर उसकी एक छाप छोड़ दे कि हाँ सिग्नल में एक ऐसी चीज थी कि जो एक अलग बहुत पॉजिटिव वाइब लेके आ रही थी। बेशक हमने इसके अंदर डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स को मेंशन किया, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को मेंशन किया, पॉवर्टी को मेंशन किया, उसके बाद हम जो हमारे सेक्स वर्कर्स हैं उसके पीछे क्या बैक स्टोरीज होती हैं उनकी, उनको मेंशन किया। तो एज अ आर्ट डायरेक्टर ये भी आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस चीज को किस तरह लेके चल रहे हो, उनकी बैक स्टोरीज को आप ऑडियंस तक अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि ऑडियंस आपके कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करती है, और कनेक्ट ऑडियंस का और कैरेक्टर का जो बॉन्ड होता है वो काफी मेरे लिहाज से स्क्रीन के थ्रू स्ट्रांग हो जाता है। देन ऑडियंस आपको उसके बदले में भी ढेर सारा प्यार देती है, जो कि सिग्नल को मिला। उसने BNU और NCA की फिल्म्स को कंपीट किया और एक बेहतरीन फिल्म का टाइटल जीता और अवार्ड विन किया। तो मेरे लिहाज से हम लोगों के पैसे, हमारी कास्ट की क्रू की मेहनत वहीं पे वसूल हो जाती है। बहुत अच्छी बात है वाकई कि आपको जब फील होता है कि लाइक यू आर वेरी कम्पेटिटिव इन सच अ बिग मार्केट, तो मेहनत वहीं पे ही वसूल हो जाती है कि यू फील लाइक योर वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड। कमिंग टूवर्ड्स द मेन लीड, तो जैसे कि एक अक्सर एक चीज सुनने को मिलती है कि जी एक्टर्स की लाइफ बड़ी इजी होती है, तो एक्टर्स की लाइफ किस हद तक इजी होती है? आपने क्या एक्सपीरियंस किया बीइंग एन एक्टर? मुझे ये लगा कि जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ये किया कि जब आप एक सर्टन कैरेक्टर प्ले करते हो तो आपको बहुत जज किया जाता है उसी कैरेक्टर के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, मुझे तो वैसे ये लगता है पर्सनली कि स्कूल्स में एक लेसन ऐसा होना चाहिए कि उसमें चीज़ों को अनलर्न करना सिखाएं। हम लोग लर्निंग प्रोसेस में तो रहते हैं कि हम नई से नई चीज़ को सीखें, हम उनको अनलर्न नहीं कर सकते। कुछ हमारे जो सोशल टैबूज हैं हम उनको जो सीख लिया बस वो सीख लिया है।
तो मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट इजी, और करेक्टर भी ऐसा था कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने इसको प्ले किया। और हमारी जो डायरेक्टर साहिबा हैं, इन्होंने मुझे कहा था, सबसे पहले इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया इस करेक्टर के लिए। इनका कहना था कि कोई बहुत प्यारा, जिसका जो बहुत स्क्रीन को प्यारा लगे। तो मैंने इस एक करेक्टर में डिफरेंट इमोशंस दिखाए, और ये बहुत मुश्किल था इट सेल्फ कि उसको मैंने फनी भी दिखाया, मैंने उसको इमोशनल भी दिखाया, उसको मैंने गुस्से में भी दिखाया। ये इट सेल्फ बहुत मुश्किल था, लेकिन उसका जो एक ड्रॉबैक है, ऑब्वियसली उसने ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया, उसने एक स्टोरी को लेके चला वो करेक्टर। लेकिन अगर आपने बात की कि एज एन एक्टर क्या डिफिकल्टी थी, तो वो यही थी कि उसके बाद भी आपको उसके ऊपर जज किया जाता है, और फिर जब आप एक सर्टेन करेक्टर प्ले करते हो तो आपको आगे जो मिलता है, कुछ ऑफर्स होती हैं आपको उसी तरह की होती हैं, क्योंकि आपको उसी के ऊपर जज किया जाता है। तो आई गेस कि एज एन आर्टिस्ट आपको हमेशा कुछ ऐसा अपने लिए चूज करना चाहिए जो आपके लिए चैलेंजिंग है। टिपिकल कैरेक्टर्स तो सब प्ले करते हैं कि एक सीधा सा स्टोरी लाइन है, स्क्रिप्ट है, मैंने इसको पढ़ा, मैंने परफॉर्म कर दिया। द पॉइंट इज दैट कि चैलेंजिंग क्या है, कि आपके लिए कितना वो मुश्किल है कि मैंने अगर एक स्क्रिप्ट पढ़ा है तो वो मैंने अपनी जात को खत्म करके मैंने अब उसको परफॉर्म करना है। आई गेस बीइंग एन आर्टिस्ट, ये हमारी सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट्स को ऐसा चूज करना चाहिए कि जो चैलेंजिंग हो, जो वही ना हो जो ऑडियंस ने पहले देखे हैं और उनको देखती रहेगी। फाबिया, अगर देखा जाए तो ये जो इश्यू था बड़ा, एक आपने कहा ना कि एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा एक स्टीरियोटिपिकल सा जो है ना वो इसके ऊपर एक नजर है हमारी सोसाइटी की, तो इश्यू के ऊपर जिसको कहते हैं ना नजर कैसे गई आपकी, कि आप वो उसको कहते हैं कि व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कि भाई ये करना बहुत जरूरी है, वरना अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। जिस तरह की एक आपके एक जो है ना एक टिपिकल सी अप्रोच होती है कि ये वो चीज है जो जिसको मैं इस नजर से देख रही हूँ कि अगर ये जो है ना वो पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए। बेसिकली ऑन द डे जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया था तो मैंने वापस कर दिया था। मैंने कहा ये मैंने नहीं बनाना, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि जब मैंने स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी कि इफ आई एम मेकिंग दिस फिल्म तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आई एम मेकिंग दिस फिल्म, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉपिक। बाकी चीजें तो मेरे पास थी माइंड में कि मुझे क्या इस फिल्म में नजर आ रहा है और जिस चीज को मैंने पोर्ट्रे करवाना है, लेकिन जो मेरे पास मेजर चीज थी वो था रीजन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ सिर्फ ये सवाल है जो कि सबने करना है, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जो कोई कोई करता है, लेकिन ये सवाल सबने मुझसे करना है। तो जिस दिन हम लोगों ने लोकेशन फाइनलाइज करनी थी, मैंने डिस्कस किया अपनी टीम के साथ कि अगर ये चीज सिग्नल पे होती है तो मैंने सिग्नल पे ही शूट करना है, नो मैटर मुझे पूरी रात वहां पे लगानी पड़ेगी, आई विल। तो मुहद्दिस बीइंग द असिस्टेंट डायरेक्टर, ये रात को आई गेस 12 बजे पहुंचे थे, 1 बजे से 3 बजे, हाँ, ये कोई टाइम था। ये उस टाइम पे मैंने उसको कहा आपने जाना है वहां पे और मुझे पूरी लोकेशन की लाइव वीडियो शेयर करनी है, और वहां पे कुछ पुलिस वाले थे, उनसे बात की भी थी हमने फॉर द सिक्योरिटी इश्यूज। बीइंग वेरी ऑनेस्ट एट दैट मोमेंट, इसने जो मुझे वीडियोस भेजी और जो वहां सब कुछ हो रहा था, मैं और ये 2 लोग थे सिर्फ जिनको पूरी बात पता थी कि ये, हालांकि इट वाज मेन सिग्नल ज़हूर इलाही रोड का, आपको पता होगा गुलबर्ग साइड पे, दैट वाज मेन सिग्नल, ठीक है। और वहां पे वो सब कुछ हो रहा था लिटरली, और मैं उस वक्त भी मेरे पास एक चांस था कि मैं स्क्रिप्ट को ना बनाऊं, क्योंकि आई वाज टोटली स्केयर्ड कि पूरी टीम मेरे साथ होगी और पूरी टीम की जिम्मेदारी भी मेरे साथ है। तो वो बहुत मुश्किल चीज थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने आप को कहा कि अगर मैंने अभी टर्न बैक लिया तो ये मैंने अपने करियर के साथ धोखा करना होगा, कि एज अ फिल्म मेकर मैं वो चीज देख भी लिए कि यार ये सब कुछ हो रहा है और मैं फिर भी उस इशू को हाईलाइट ना करवाऊं, तो ये फिर मैंने आगे जवाब दे होना है बीइंग अ फिल्म मेकर। तो दैट वाज द रीजन कि मैंने उसको कहा था कि हम फिल्म बनाने के बाद बताएंगे सबको कि हमने वाकई वहां पे ये सब कुछ होते देख लिया था, लेकिन हम अभी बना देंगे। लेकिन वो जिस खौफ से भी हमने बनाई, लेकिन हमने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो दैट इज द पॉइंट के मैं 2 घंटे वहां पे बैठ के आया, और 2 घंटे वहां पे बैठने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि लाइव सामने सेक्स वर्किंग हो रही है वहां पे, जितनी नशे की जितनी अशियां हैं वो आप लोगों को सरेआम प्रोवाइड की जा रही हैं। इवन दो कि मेरा मोबाइल भी स्नैच किया गया, ठीक है, मैं पूरी लोकेशन देख रहा था कि किस सिग्नल की किस साइड पे खड़े होकर हम लोग शूट करेंगे। ऑब्वियसली हमारे साथ गर्ल्स हैं, और बीइंग असिस्टेंट डायरेक्टर एंड जैसे फादर डायरेक्टर थी, तो हम लोगों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमने सबकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है।
तो फिर हम लोग FC थाने की वहां पे चौकी पे जाके हम लोगों ने पूरा उसको प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम किया और सारा वो किया, और बस ये था कि प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन उसका आउटपुट जो है बहुत अच्छे से निकल गया है। तो इसका मतलब है कि ये आपकी मेजर डिफिकल्टीज थी इस सारे में, और ऑब्वियसली जब ऑडियंस मूवी देखती है तो उनको तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो चलती हुई मूवी दिखाई देती है, exactly. उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि इसके पीछे कितने दिन, कितनी रातें, कितने घंटों का काम है, कितनी मेहनत है। तो अच्छा, लास्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस दिन आप लोग अवार्ड जीते, लाइक इन द फिल्म फेस्टिवल, व्हाट वर द फीलिंग्स, मतलब पूरी कास्ट की एंड क्रू की, एंड व्हेन यू टोल्ड एवरीवन कि यू वॉन द अवार्ड, हाउ वाज इट? एक्चुअली जिस टाइम में मैंने सिग्नल का ट्रेलर रिलीज किया था, उस टाइम पे मुझे इतनी दुआएं और इतना प्यार मिला था, जिनको मैं नहीं भी जानती वो मुझे आके कह रहे थे कि हमने वो ट्रेलर देखा है, वो फिल्म कब रिलीज होगी। तो मैं तो उस चीज़ को नहीं, अभी मैंने फुली एक्सेप्ट किया था कि ये फेस्टिवल हो गया, एंड दिस वाज द फर्स्ट फेस्टिवल जिसमें मैंने अपनी कोई भी फिल्म दी है, और ये फिल्म देना तो बहुत बड़ा एक मेरे लिए वो था कि यार मैंने बना तो दिया, पता नहीं ऑडियंस उस तरीके से लेती है नहीं लेती, बिकॉज ये वो टॉपिक था कि अगर थोड़ा सा भी इंची पिंची भी इधर उधर होती ना, तो इसका सारा जो सिनेरियो है ना वो आपने डिफरेंटली जो है ना उसको ऑब्जर्वेशन आपके पास जानी थी, तो वो बहुत मुश्किल चीज़ थी। तो इतनी ऑडियंस को दिखाना, जूरी के पास भेजना ये फिल्म, और दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, एंड आई कैन नॉट एक्चुअली एक्सप्लेन माई फीलिंग्स इन द वर्ड्स, क्योंकि मुझे उस टाइम पे जिस तरीके से मुझे तो लगा सेकंड आ जाएंगे, ठीक है अगर बहुत ज्यादा भी है, मुझे थर्ड लगा लेकिन फर्स्ट आ गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और हमारे टीचर्स का बहुत शुक्र है, जिन्होंने हमें बेसिकली एक होता है आपकी बैक एंड में ना आपकी एक सपोर्ट होती है जो थ्रू आउट आपके साथ रहती है, और मेरा ये मानना है कि आपके जो टीचर्स हैं उनकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई टीचर सपोर्ट नहीं करेगा ना तो आपको लगेगा आपके काम में दम नहीं है। आपको फैमिली सपोर्ट करती रहती है, ऑब्वियसली यू नो दैट इज अ ब्लड रिलेशन, वो आपको सपोर्ट करेंगे नो मैटर व्हाट, बट टीचर का रिलेशन वो होता है कि उन्होंने आपकी गलतियां बतानी ही बतानी है। तो जब आपको टीचर गलतियां बताने के बावजूद सपोर्ट करता है तो आपको पता लग जाता है यार कोई मैंने अच्छी चीज कर ली है। आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस बिकॉज जिस डिपार्टमेंट में हम हैं FMMC, उसके टीचर्स इंतहाई कोऑपरेटिव है, एंड आई कैन एक्चुअली सेकंड यू गाइज ऑन दिस, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम, मेरे टीचर्स ने पर्सनली बहुत ज्यादा बैक किया मुझे, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर, एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली you know being here, I'm appreciating you guys on the things that you did because of the teachers. Exactly. So इवन अभी जब हम लोगों ने शूटिंग स्टार्ट नहीं की थी, हमने सबसे पहले अपने टीचर, मैं मेंशन करना चाहूंगा उनका नेम सर अहमद हमाद, उनसे डिस्कस किया टॉपिक, हमने उनसे पूछा कि सर ये टॉपिक है हम लोग क्या करें। उन्होंने हमें ये नहीं कहा, डिमोटिवेट नहीं किया कि टॉपिक बहुत मुश्किल है, उन्होंने कहा गो अहेड, बहुत सपोर्ट किया थ्रू शूटिंग में। हमने इसको 2 सीक्वल्स में शूट किया, सीक्वल 1 और सीक्वल 2 में। हमने पहले सीक्वल के बाद हम, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया सिग्नल का शूट था और बहुत मुश्किल था और हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा कि सिग्नल पे खड़ा होना, तो इसने भी ये कहा कि अब सीक्वल 2 नहीं बन पाएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। लेकिन इट वाज ओनली आवर टीचर सर अहमद हबाब, जिन्होंने ही केप्ट ऑन सपोर्टिंग अस। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग बनाओ इसको, क्योंकि मुश्किलात तो आती हैं, कोई भी चीज आसान नहीं होती, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी टीचर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के, डेफिनेटली दे ऑल आर वेरी सपोर्टिंग, और अगर हमने ये फिल्म फेस्टिवल जीता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैम। सर अहमद हमाद, बिल्कुल, सर कामरान भट्ट, इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया हमें थ्रू आउट। और सर अहमद हमाद की सबसे अच्छी बात यह है कि सर बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी वॉइस यहाँ नहीं थी सही, आपकी करेक्टराइजेशन में यहाँ कमी थी, उसके बाद बेटा डू बेटर एंड बेटर, तो फिर वो आपके अंदर ना एक इंथुजियाज्म आता है कि हाँ हमने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना है, कि आपके टीचर आपको इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करते रहते हो। नाजरीन, ये था हमारा आज का शो, और जैसे कि आपको पता है कि इस तरह के टैलेंटेड और लोग और इनोवेटर्स और ट्रेंड सेटर्स जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री की। तो इंशाल्लाह आपको ऐसे और टैलेंटेड लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।